बांग्लादेश एक बार फिर आग में जल रहा है। ढाका से लेकर राजशाही तक सड़कों पर गुस्सा है, इमारतों में आग है और हवा में बदले की चीखें। वजह छात्र आंदोलन का चेहरा, जुलाई विद्रोह का प्रतीक, शरीफ उस्मान हादी की मौत। सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या बांग्लादेश को एक बार फिर अराजकता में धकेलने की साजिश? सबसे पहले बात करेंगे कि कौन था शरीफ उस्मान हादी। इसकी मौत ने पूरे बंगाल को हिंसा की आग में झोंक दिया। शरीफ उस्मान हादी वही नाम जिसने जुलाई 2024 में शेख हसीना की सत्ता की नींव हिला दी थी। इंकलाब मंच का प्रवक्ता, हसीना विरोधी आंदोलन का अगुआ और फरवरी में होने वाले चुनाव में ढाका 8 सीट से उम्मीदवार। पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए जन उभार के दौरान इंकलाब मंच चर्चा में आया था, जिसने शेख हसीना को सत्ता से हटाने का रास्ता साफ किया। इस समूह को एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में चिन्हित किया गया है और ये आवामी लीग को कमजोर करने के प्रयासों में भी आगे रहा है। उस्मान हादी का जन्म झालाकोठी जिले के नलछिटी उपजिला में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हादी के पिता एक मदरसा शिक्षक और स्थानीय इमाम थे। हादी 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उस्मान ने अपनी औपचारिक शिक्षा की शुरुआत झाले कोठी NS कामिल मदरसा से की, जहां उसने आलिम स्तर तक पढ़ाई पूरी की। उसके बाद हादी ने ढाका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग में दाखिला लिया। हादी शादीशुदा था और उसके एक बच्चा भी है। 12 दिसंबर ढाका की कलवट रोड बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे हादी को अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मार दी। ढाका मेडिकल कॉलेज, फिर एवरकेयर अस्पताल और आखिरकार सिंगापुर, लेकिन मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। सिंगापुर सरकार का साफ बयान, गोली लगने से हुई जटिलताओं के कारण मौत। और जैसे ही मौत की खबर आई, बांग्लादेश फट पड़ा। ढाका में तोड़फोड़, राजशाही में अवामी लीग दफ्तर पर बुलडोजर, धनमंडी 32 में शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक घर पर हमला। वही घर जो अब म्यूजियम था, वही घर जो बांग्लादेश की पहचान था, आज वो पहचान मलबे में बदल रही है। हालात इतने खराब कि देश के 2 सबसे बड़े अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार अपने प्रिंट एडिशन बंद करने को मजबूर हो गए। दफ्तरों में आग, कर्मचारियों को आधी रात को ऑफिस छोड़ने का आदेश। कम से कम 30 पत्रकारों को उनके दफ्तर से बचाया गया। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पहला हमला बंगाली भाषा के दैनिक प्रथम आलो पर हुआ, जहां भीड़ नारे लगाते हुए गई थी। ये सिर्फ हिंसा नहीं है, ये राज्य व्यवस्था पर सीधा हमला है। इतना ही नहीं, उस्मान हादी भारत का भी विरोधी था, जिसकी वजह से भारत विरोधी नारे भी बांग्लादेश की गलियों में गूंज रहे हैं। जिन अखबारों के ऑफिस में आग लगाई गई, उन्हें बांग्लादेश में भारत समर्थित माना जाता है। अब सवाल उठता है, इस हिंसा से भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत और बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। अगर बांग्लादेश जलता है तो उसकी आंच भारत तक आना तय है। पहला असर, सीमा सुरक्षा पर खतरा। हिंसा बढ़ी तो घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों का खतरा कई गुना बढ़ेगा। दूसरा असर, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। ढाका, चटगांव, सिलहट, हजारों भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स वहां मौजूद हैं। इसी डर से भारत को तुरंत एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने जारी एडवाइजरी में बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारतीय छात्रों से स्थानीय यात्रा से बचने और अपने रहने की जगह से बाहर कम से कम निकलने की अपील की है। इसके साथ ही आपात स्थिति में बांग्लादेश उच्चायोग और सहायक उच्चायोग से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही नंबर जारी किए गए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब बात करते हैं तीसरे असर की। कट्टरपंथी ताकतों को मौका मिलेगा। अराजकता का फायदा अक्सर चरमपंथी संगठन उठाते हैं और इसका सीधा असर पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। चौथे असर की बात करें तो व्यापार और कनेक्टिविटी पर असर होगा। भारत बांग्लादेश ट्रेड रूट, रेलवे पोर्ट एक्सेस, सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हिंसा सिर्फ अंदरूनी गुस्से का नतीजा है या किसी तीसरे देश की चाल? क्या वाकई विदेशी साजिश संभव है? वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश में जब भी भारत समर्थक ढांचा मजबूत होता है, तब अस्थिरता अचानक बढ़ती है। इतिहास गवाह है, कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत के पड़ोस में स्थिर और सहयोगी सरकार रहे। हादी भारत विरोधी बयानबाजी के लिए भी जाना जाता था और उनके मंच से भारत के खिलाफ सख्त नारे लगते रहे। अब उनकी हत्या के बाद हिंसा की आग का भड़कना, क्या किसी ने जानबूझकर आग में घी डाला है? क्या मकसद भारत बांग्लादेश रिश्तों को बिगाड़ना है? ये सवाल है जिनके जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। लेकिन शक गहरा होता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी आतंकी भी बांग्लादेश में घूमते टहलते नजर आए थे। दूसरी तरफ झुलसता हुआ बांग्लादेश, ऐसे में शक बढ़ना भी जायज है। वहीं अंतरिम सरकार के चीफ और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को
संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आपके सामने बहुत दुखद खबर लेकर आया हूँ। जुलाई विद्रोह के निडर, अग्रिम पंक्ति के लड़ाके और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा करता हूँ और गोलीबारी के संदिग्ध को पकड़ने और कार्रवाई करने का वादा करता हूँ। मैं सभी नागरिकों से विनम्रता पूर्वक अपील करता हूँ, धैर्य और संयम बनाए रखें। हादी पराजित ताकतों और फांसीवादी आतंकवादियों का दुश्मन था, जो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अब भंग हो चुकी आवामी लीग पर एक कटाक्ष था। बांग्लादेश की आवामी लीग ने फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से पहले देश में बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। पार्टी ने कहा कि 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के महज 24 घंटे के भीतर ही देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। आवामी लीग के मुताबिक इस दौरान एक संभावित उम्मीदवार को गोली मारी गई, चुनावी दफ्तरों में आगजनी की गई और ढाका में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। दावा किया जा रहा है कि उस्मान हादी की मौत के बहाने बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं। ऐसा करने का मकसद एक है, आगामी चुनाव में भारत विरोधी माहौल बनाकर वोट बटोरना। विरोध प्रदर्शन के नेताओं ने अंतरिम सरकार से मांग की कि जब तक संदिग्धों को वापस नहीं लौटाया जाता, तब तक भारतीय उच्चायोग को बंद कर दिया जाए। एनसीपी के एक प्रमुख नेता सरजिस आलम ने कहा कि अंतरिम सरकार जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं लौटाता, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद रहेगा। वहीं बांग्लादेश के 4 शहरों में भारतीय उच्चायोग से वीजा का काम बंद कर दिया गया है। ये शहर है ढाका, राजशाही, खुलना और चटगांव। यहाँ भारतीय उच्चायोग के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। आप ये देखिए, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस एक दिन का राजकीय शोक घोषित करते हैं, आरोपियों को पकड़ने का वादा करते हैं, लेकिन सड़कों पर कानून नहीं, भीड़ का हुक्म चल रहा है। इंकलाब मंच खुला ऐलान करता है, हत्यारे को घसीट कर लाया जाएगा। ये भाषा, ये गुस्सा, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश आज एक बार फिर चौराहे पर खड़ा है, या तो कानून का रास्ता चुनेगा या अराजकता और गहरे डूबेगा। और याद रखिए, अगर बांग्लादेश डूबा तो उसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। सिर्फ ढाका नहीं जल रहा, बल्कि पूरा इलाका खतरे में है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।